फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स आज देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका आज पार्ट 5 है। ये जूनियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये जो पेपर है वो है 2015 का, जो सितंबर में आया था। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे स्क्रीन में, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड टू डू सो और बिकॉज पेरेंट इनिटेटिवली टीच देम फॉर एन अर्ली एज। दिस क्वेश्चन इसेंशली हाईलाइट्स, मतलब कि दे रखा है कि बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्ण प्रवृत्ति होती है, या फिर उनके माता पिता उन्हें प्रारंभिक अवस्था जो चाइल्ड एज होती है, अर्ली चाइल्ड एज, उसमें गहन रूप से सिखाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या हाईलाइट करने को बता रहा है, द नेचर एंड नर्चर डिबेट, मतलब प्रकृति और पोषण पर बहस, या फिर द डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज ए मल्टी फैक्टर एबिलिटी, मतलब बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, या फिर जो डेवलपमेंट है या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब सतत या असतत प्रक्रिया, या फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव है। तो आंसर कीजिए फटाफट से, क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे हैं वो भाषा सर्दी कहते हैं, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है। इसमें नेचर और नर्चर पे डिबेट नहीं हो रही, तो ये आंसर जिसने भी लगाया वो गलत होगा, क्योंकि भाषा पे जो विकास का जो प्रभाव पड़ा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमूर्त वैज्ञानिक, मतलब जो डेवलपमेंट है ऑफ द कैपेसिटी फॉर अब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब कि जो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए जो क्षमता का जो विकास है वो कौन सी अवस्था में आता है। जो आपको पता है कि एसपीडीएफ से आपने याद रखा होगा, पियाजे की जो 4 अवस्थाएं दे रखी है डेवलपमेंट की, तो उसमें कौन सी मतलब उस अवस्था है जिसमें ये अब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग आती है। तो पहली दे रखी है सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब संवेदी गतिक अवस्था, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन एज मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फटाफट से आंसर कीजिए, ऐसी कौन सी जो पियाजे की अवस्था है जिसमें बच्चे के अंदर अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर किसी चीज़ पे अगर पूछा जाए अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे हमारी थिंकिंग, मतलब अब्स्ट्रैक्ट आ जाए थिंकिंग पे, तो औपचारिक हो जाएगा। अगर लॉजिक का पूछा जाए लेकिन अब्स्ट्रैक्ट ना हो तो मूर्त संक्रियात्मक होगा, लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट हो जाए लॉजिकल आ जाए तो औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। तो ये पियाजे की सबसे लास्ट अवस्था थी जिसमें बच्चे के अंदर वैज्ञानिक चिंतन का विकास होता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बच्चा तर्क करता है, मतलब द ए चिल्ड्रन रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग स्मॉलर रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल, मतलब कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप ये मेरे लिए करें तो मैं वैसा ही करूँगा, मतलब टिट फॉर टैट, मतलब अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अगर तुमने मेरा पेन चुराया तो मैं भी तुम्हारी साइकिल तोड़ दूंगा, मतलब कुछ उसके बदले में बदला लेना। या बच्चा जो है कोहलबर्ग को नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था से अंतर्गत आएगा। तो कौन सी जो कोहलबर्ग की जो कौन सी इस स्टेज से आएगा। या पहला दे रखा है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, या फिर अच्छा लड़के मतलब गुड बॉय गुड गर्ल वाला, या सामाजिक अनुबंध मतलब सोशल कंट्रेक्ट ऑडिशन। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो कौन सी अवस्था में है कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो करेंगे, तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा। तो ये पहली ऑप्शन हो जाएगा, दूसरी स्टेज का सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, मतलब टिट फॉर टैट की अवस्था हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिवादी शिक्षा, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताना है। तो क्या लिख रखा है, पहला पढ़ते हैं, एक सेकेंड। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल दूर भाग जाइए अगर दंड वंड लिखा हुआ है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, या फिर अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, या पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध होते हैं, मतलब एक वैलिड सोर्स जो होते हैं नॉलेज के केवल टेक्स्ट बुक होती है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए।
तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है वो क्या करती है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। मतलब क्या करती है, क्रिटिकल थिंकिंग पर वो देती है, सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर बल देती है। जिसमें क्या करता है बच्चा, क्या करता है वो एक्टिव होके सीखता है, ना कि दंड दे के या फिर रोट करके या टेक्स्ट बुक पे आधारित होके। तो ये कोई इसका रीज़न नहीं होता है। तो इसकी बात कौन करते हैं, जॉन डीवी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपना व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। मतलब बताना जो क्वेश्चन जो इनकरेजिंग करे बच्चों को, स्टूडेंट टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियन और इशू एंड रिफ्लेक्शन वाइल गिविंग रीजन फॉर द सेम प्रमोट। मतलब कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन या रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी का पुनः स्मरण, या स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का मानकीकृत आकलन, या फिर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बच्चों को व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने में प्रश्न को बढ़ावा, किसको कौन सा प्रश्न जो उसको बढ़ावा देता है, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हम किसके साथ जाएंगे, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो हमें बताना है कि कौन सा जो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है जो लर्निंग और अधिगम के बीच में सर्वश्रेष्ठ रूप से इसको जोड़ता है। पहला दे रखा है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है आर सिनोनिम्स टर्म्स, मतलब एक दूसरे के समानार्थक है। या लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर, मतलब एक जटिल तरीके से वो अंतर संबंधित है जो अधिगम और विकास है। या फिर डेवलपमेंट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, मतलब विकास जो है अधिगम से स्वतंत्र है। या फिर लर्निंग ट्रेस बिहाइंड डेवलपमेंट, मतलब कि विकास जो है अधिगम के पीछे, मतलब अधिगम जो है विकास के पीछे रहता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो अधिगम और विकास है वो जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। कि कभी कभी तो हमें यही नहीं समझ में आती कि अधिगम हो रहा है या डेवलपमेंट है, जबकि सही बात है कि अधिगम होगा तो हमारा डेवलपमेंट भी होता ही रहेगा, और डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब अधिगम हो रहा है। तो क्या ये बहुत घनी तरीके से, अच्छे तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो मतलब क्या बताया कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो क्या है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल सही। जो विकास है वो जीवन पर्यंत होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल जो है किसका गुणनफल होता है, हेरिडिटी और पर्यावरण का। विकास जो होता है वो मॉडिफेबल होता है, मतलब संशोधन योग्य होता है। या फिर वो दे रखा है, विकास जो है डेवलपमेंट इज गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर एलोन, मतलब विकास केवल संस्कृति में शामिल और निर्धारित होता है। तो क्या इसका जो सिद्धांत है वो नहीं हो जाएगा। तो जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशानुक्रम पर्यावरण होता है, ये भी सही होगा। संशोधन योग होता है, बिल्कुल। इसमें ये तो नहीं लिखा कि विकास जो रिवर्सिबल होता है, या फिर विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। विकास को जरूरत हो ना संस्कृति से ही शासित हो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर अगर इसमें ये ऑप्शन ना होता तो हम विकास संशोधन योग लगा सकते थे, लेकिन अगर इसमें ये ऑप्शन दे रखा है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि एक के फीचर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज दैट इज विच, मतलब बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, ये मतलब क्वेश्चन पढ़ने ही इतने लेंथी होते हैं कि अगर आपने यही पढ़ लिया तो समझ लिया आप सीटेड, तो एग्जाम क्लियर ही है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। क्या विशेषता है ये बतानी है चाइल्ड सेंटर की, बच्चों की कक्षा की। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, और जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत देता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, रिवॉर्ड देता है। या नेक्स्ट दे रखा है, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है, उसे शिक्षार्थियों के मानक मापदंडों का आकलन करना है।
या फिर लिखा हुआ है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। तो क्या है जो बाल केंद्रित कक्षा की जो एक प्रमुख विशेषता हो सकती है? तो आंसर कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो नियंत्रण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के व्यवहार के समरूप निर्धारित तरीकों को निर्धारित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार और रिवॉर्ड से तो कोई भी टीचिंग नहीं हो सकती। या बच्चों को सीखने के लिए मानक मापदंडों का आकलन किया जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, बच्चों को टीचर को क्या करना चाहिए? द स्टूडेंट विद द टीचर्स गाइडेंस आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। मतलब ऐसा बच्चों को, टीचर को ऐसा माहौल करना चाहिए कि बच्चे जो इस माहौल में अपनी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर पाए, अपनी चीज़ों को कह पाए, अपनी चीज़ों को कर पाए, मतलब उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो उसके लिए ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ which one of the following statement is most appropriate अबाउट इंटेलिजेंस। मतलब कि लिखा हुआ है बुद्धि के बारे में कौन सा जो कथन है वो सबसे उपयुक्त है। क्या लिखा हुआ है? इंटेलिजेंट इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल, मतलब बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। या फिर इंटेलिजेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल हैविंग सर्वर एस्पेक्ट डू इट, मतलब बहुआयामी और उसके कई पहलू निहित है। या फिर जो इंटेलिजेंट केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जाता है। या फिर बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, जैसे कि उदाहरण में देख रहे हैं प्रक्रमण की गति, संवेदी विवेक। तो क्या है बुद्धि के बारे में जो सबसे आपको सही स्टेटमेंट लग रहा है वो क्या है? तो आंसर कीजिए। तो जो बुद्धि होगी वो बहुआयामी होगी, उसके कई पहलू निहित है। जो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया उसमें भी बोला, या अगर कोई जो है वो संगीत कर रहा तो उसके अंदर भी बुद्धि है। या कोई मतलब बहुत बातचीत कर रहा तो उसकी भाषा में पकड़ है तो उस चीज़ की भी उसके अंदर बुद्धि है। तो उसके कई पहलू है। ये बुद्धि बहुआयामी हार्वर्ड गार्डनर ने बताया, थर्स्टन ने भी 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। जेंडर बेस्ड रिफर्स टू, मतलब जो लिंग जेंडर है वो किस पक्षपात की ओर संकेत करता है? ऑप्शन दे रखा है, लिखा हुआ है कि पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि जो अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति होती है। या फिर सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कियों और लड़कियों का भिन्न व्यवहार करना। या आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कियों और लड़कियों में मौजूद है। या स्त्रियोचित या पुरुषोचित विशेषताओं को सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। तो क्या है जो जेंडर होता है वो क्या होता है? जो जेंडर होता है आपको पता ही, सोशल होगा, सामाजिक होगा। अगर आपका लिंग आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बायो हो जाए, बायो। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? किसकी ओर संकेत करता है? तो क्या कहता है, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पे आधारित लड़कियों और लड़कियों के भिन्न व्यवहार करना। मतलब जो संस्कृति जो हमारे समाज ने बना दी है कि लड़का ये कर सकता है, ये लड़की सकती है, तो ये इसकी ओर संकेत करता है। जेंडर जो पक्षपात है, ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने अपनी जो धारणा है वो खुद बना सकती है। आपकी धारणा से समाज नहीं चलने वाला कि आपने खुद मान लिया कि अब ये लड़की है तो हमें यही काम करना है, या हम लड़के हैं तो हम यही कर सकते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो हमारे समाज ने जो हमारे लिए कर दिया, ये लड़की है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन स्कूल। आपके द्वारा निम्नलिखित में किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? कौन सी चीज़ों को करने की संभावना अधिक है? पहला ऑप्शन समझते हैं, बच्चों में कहेंगे कि उसके आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगी कि बच्चे को हम सीधे मना कर रहे हैं। या फिर माता पिता को बुलाएंगे और उनमें बच्चों को ट्यूशन लगाने को नम्रता पूर्वक कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराना। या फिर उन्हें याद करने के लिए उत्तर की 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देना। तो इसको लिखने देना, बार बार याद करने के लिए देना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड ऑप्शन की, अच्छा गतिविधि के समय से गृह कार्य के लिए उसे बुनियादी सहयोग देंगे, मतलब एक आपको इसके फोल्डिंग का सपोर्ट करेंगे। बच्चा जहाँ कहाँ दिक्कत कर रहा है, अगर उसके हम चीज़ों को समझ जाएंगे कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है या वो किस टाइप से सीख सकता है, तो उसकी वैसी हेल्प करके उसको सिखाएंगे और उसकी जितनी भी हो सकेगी उसे एक्टिविटी, मतलब जो भी होगा उसको हेल्प करके सिखाएंगे। क्योंकि हर बच्चा सीख सकता है और हर बच्चे में अपनी एबिलिटी होती है, बस सीखने के तरीके अलग होते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्तियों और बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, या फिर सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर दिए जाए, या फिर बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित किया जाए, या फिर सुनिश्चित करना है कि शिक्षक मानकीकृत निर्देशों और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि वो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे, और ये भी नहीं जरूरी कि सभी बच्चों का जो विकास है वो एक ही प्रकार से हो। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। मतलब अपना जो बच्चा है उसका क्या मतलब है, मतलब वो क्या सीखना चाह रहा है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसके हिसाब से उसे विकास, उसके हिसाब से उसका विकास किया जाए, उसके हिसाब से उसे लर्निंग कराई जाए। तो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 13 क्वेश्चन है, ए टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब समावेशी कक्षा में शिक्षिका का सबसे महत्वपूर्ण रोल बताना क्या है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी संभावना प्राप्त करने के अवसर मिले, या फिर कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, या फिर यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, या फिर लास्ट ऑप्शन दे रखा है, बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जाना ताकि शिक्षक को अपने बच्चे की भांति व्यवसाय का ज्ञान हो सके। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो समावेशी कक्षा में क्या होगा, बच्चे की सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले। जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि क्या हो, बच्चे को पता चले कि बच्चे की क्या एबिलिटी है, वो कैसे सीख सकता है, उसको क्या चीज़ें दी जाए, क्या सिस्टम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, और जो जिससे वो लर्निंग उसकी और बेटर हो सके। तो इसका यही है कि इसकी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। तो फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है, हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंज इन दियर कॉन्सेप्ट। मतलब कि अपनी कक्षा के बच्चों को अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आप किस प्रकार सहायता करेंगे? मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब तथ्यात्मक जानकारी देकर, या बाय गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। मतलब कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देके, या फिर बाय डिटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू बी द चिल्ड्रन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट। पता कि बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कह, या फिर बाय पनिशिंग चिल्ड्रन इफ दियर कॉन्सेप्ट आर रॉन्ग। मतलब यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। तो क्या होगा, ऐसी कौन से बच्चों को अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आप किस प्रकार सहायता देंगे? तो उन्हें दंड देकर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जानकारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देकर तो भी गलत हो जाएगा। बच्चों की सूचनाएं लिखाकर तो ये कोई मतलब ही नहीं बना कि उनकी सूचना लिखा के उन्हें याद करना। क्या करेंगे हम, बच्चों को क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि बच्चों अवधारणाओं के बारे में बच्चों को उनकी समझ व्यक्त करने के अवसर देंगे उन्हें। मतलब कि वो अपने उनको ऐसा माहौल देंगे कि बच्चे अपनी चीज़ों को सीख सके, और वो अपने जब उनको अपना इन्वायरमेंट मिलेगा, जब आसपास का इन्वायरमेंट उनकी तरफ जैसा होगा तो वो अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और उनकी अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा किस हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इस सही हो जाएगा, और उनकी लर्निंग और अच्छी होगी। 15 क्वेश्चन दे रखा है, जब बच्चे एक विशेष कक्षा में पुस्तकें पढ़ते हैं, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिकेट इज गिवन टू द चिल्ड्रन व्हेन दे रीड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स इन द लॉन्ग रन दिस स्ट्रेटजी माइट नॉट वर्क साइंस। मतलब सिंस लिखा हुआ है कि जो एक बच्चे विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, मतलब ना लिखी हुई है। तो क्या इसका हो जाएगा, क्योंकि जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, या बस पुस्तकों को पढ़ना बच्चों के उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा, या फिर यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाएगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता हो जाएगी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब बच्चे पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे तभी पढ़ेंगे, बस बच्चे प्रमाण पत्र के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पढ़ना इसीलिए होगा क्योंकि उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जो उनकी जो मेमोरी हो जाएगी वो केवल पुस्तकों तक रहेगी और केवल प्रमाण पत्र पाने के लिए रह जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे के जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और कोई भी डाउट हुआ करे तो नीचे कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।